अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, ये है यार नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ की। हमने बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली कि ये कंपनीज़ किस तरह इस्टेब्लिश होती हैं, कौन से रूल्स इनके ऊपर लगते हैं। फिर हमने 2008 की रेगुलेशन स्टार्ट की हैं कि एनबीएफसी 2003 के रूल के मुताबिक तो इस्टेब्लिश होगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, अपने एसेट्स कैसे मैनेज करेगी, किन किन कामों में जाएगी और कैसे कैसे जाएगी, वो 2008 की रेगुलेशन में बताया गया। अच्छा यार, ये जितने भी रूल्स और ये चीज़ें हैं हमारी सिलेबस में, ये हमने पढ़ने हैं सारे, लेकिन एट द एंड जैसे कंपनीज एक्ट को मैंने स्पेसिफाई किया, कंसाइज किया, इन रूल्स को भी मैं कंसाइज करके जाऊंगा, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एग्ज़ाम के लिए क्या रख छोड़ना है और क्या लेके जाना है। तो अंडरस्टैंडिंग आपने सारी चीज़ों की लेनी है, वो आपके सिलेबस में है, लेकिन चेकिंग कैसे होगी और आपने कैसे परफॉर्म करना, वो इंशाल्लाह मैं आपको एट द एंड समझा दूंगा। तो कभी भी परेशान नहीं होना किसी रूल को देख के कि सर ये तो लेंथ में बहुत जा रहा है और इसमें स्पेसिफाई अभी कर दें। हाँ, तुमने सीखना है, तुमने समझना है, ताकि तुम्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी कोई मसला ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये उन कंपनीज के लिए है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, एज वेल एज ये ऐसी कंपनीज के लिए भी रेगुलेशन है जिनको नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिनको कह दिया जाएगा कि इसको माने। तो ये 2008 में रेगुलेशन आई। रेगुलेशन की जो डेफिनेशन होगी वो तुमने खुद पढ़नी है। कंपनीज की जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस रेगुलेशन 2008 में एक जो डेफिनेशन होगी वो तुमने खुद करनी है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी इन्फॉर्म किया है कि डेफिनेशंस में से ना आईसीएमए भी कुछ ना कुछ ले रहा है, तो तुमने डेफिनेशन को नहीं छोड़ना। उसके बाद उसके बाद रेगुलेशन नंबर 9 सबसे पहले समझ आने वाली अच्छी रेगुलेशन 9। इसमें बताया गया कि एनबीएफसीज कभी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो, मनी लैंडरिंग हो या इलीगल ट्रेडिंग हो, तो उसमें कभी भी एनबीएफसी अपने आप को मुलविस नहीं करेगी। इसके बाद उन्होंने कह दिया कि अगर आपने किसी के साथ ट्रांजैक्शन करनी है तो चेक लगाएं उसके ऊपर, जैसे एक बैंक चेक लगाता है। बैंक चेक लगाने का मतलब ये नहीं कि बैंक का चेक लिखो ना, बैंक चेक लगाने का मतलब ये कि बैंक ने जैसे यार अपने फॉर्म बनाए हुए हैं ना, वैसे कोई फॉर्म शाम बनाओ ना, अपने अपने कस्टमर को सीएनआईसी देखते ही ना उसके ऊपर निछावर हो जाना, उससे अदर इन्फॉर्मेशन पूछो, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे लगा रहे हो, पर्पज ऑफ फंड क्या है, किस पर्पज के लिए पैसे भेजने लगे हो, आपने शायद कभी ऑनलाइन करवाई हो बैंक से, तो वो पूरा एक फॉर्म फिल करवाते हैं। आपका आपका काम क्या है, आपका पेशा क्या है, आपने किसको पैसे भेजने हैं, वो पूरी आइडेंटिटी लेने के बाद आपसे ऑनलाइन करवाते हैं। इसी तरह इस एनबीएफसी को कहा कि जैसे एसोसिएशंस, बाकी एसोसिएशंस ने ऐसे फार्म शाम बनाए हैं ना, अपने फार्म शाम बना के रखो। और फिर ये एनबीएफसी मनी लॉन्ड्रिंग में ज़्यादा मुलविस थी, तो फिर इनको रोका गया, इनको कहा गया कि आपने कभी भी 50,000 से ऊपर पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, तो ये हमने कल रेगुलेशन पढ़ी थी यहाँ तक। तो उसके बाद हमने और कुछ पढ़ा था कि जो एनबीएफसी की केएमपी है, की मैनेजमेंट पर्सोनल है, वो ऐसे ही चेंज नहीं हो जाएगी। जैसे कि कंपनीज एक्ट में यार तुम लोगों को याद होगा, एक पब्लिक कंपनी, उसके डायरेक्टर्स या चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने का तरीकेकार है। वो कहता है वो अपनी जगह
वो तरीक़ेकार अप्लाई होगा अपनी जगह, लेकिन एज वेल एज तुमने ये काम भी करने। एनबीएफसी इसके अंदर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, इसको पैसा ले रहे हैं या इससे पैसा लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं। तो एनबीएफसी का चीफ एग्जीक्यूटिव या इसका डायरेक्टर अगर कोई रिमूव करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि कमीशन कहता है हमें आप 30 दिन पहले बताएंगे और 30 दिन पहले हमें वो बंदा भी दिखाएंगे जो इस फरिश्ते की जगह नया फरिश्ता आप लगाने जा रहे हैं। तो 30 दिन पहले की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमने किया था। उसके बाद देखो यार, ये आज का टॉपिक चलाने से पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि लाइबिलिटीज़ कितनी किस्म की होती हैं। शायद तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। लाइबिलिटीज़ एक होती है लाइबिलिटी। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं ना, शायद आपको पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे आ गए हैं जिन लोगों ने शायद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना पढ़ी होगी। तो लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी अकाउंटिंग में जो डेफिनेशन है वो शायद अब मैं वो डेफिनेशन लिख पाऊँ या ना लिख पाऊँ, कि लाइबिलिटी होती है कि आपने, आपकी ऑब्लिगेशन है एन ऑब्लिगेशन सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। क्या बात है यार, ये IFRS की डेफिनेशन मुझे आज तक याद है, स्टूडेंट लाइफ में याद की थी। ऑब्लिगेशन है कंपनी की, अगर इसको सेटल करने की तरफ गई ना कंपनी, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? जो भी कंपनी के पास एसेट्स पड़े हैं ना, कुछ भी इकोनॉमिक रिसोर्स पड़ा है, वो हाथ से निकल जाना है। इसको कहते हैं लायबिलिटी। अच्छा, एक होती है लायबिलिटी, इसको कहते हैं 100% श्योरिटी, कि पैसा निकलेगा कंपनी से जब भी लायबिलिटी को सेटल किया गया। जैसे बिजली का बिल कंपनी के पास आ गया है, तो ये बिजली का बिल 100% अब लायबिलिटी है, और जब भी कंपनी इस बिल को सेटल करने जाएगी ना, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है इसके पास, उसका आउटफ्लो हो जाना है। एक होती है प्रोविजन यार। प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन भी एक ऑब्लिगेशन होती है, एक जिम्मेदारी होती है कंपनी की। इसमें दो फैक्टर लगते हैं। एक तो अमाउंट का नहीं पता होता एग्जैक्ट कि कितनी अमाउंट की लायबिलिटी है हमारी, या एक तो टाइम का नहीं पता होता। अमाउंट का पता चल जाता है लेकिन टाइम का पता नहीं चलता कि लायबिलिटी कब पे करनी है। जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल में तुम्हें बताता हूँ, एक कंपनी है, उसने जब एक प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसने कहा मैं गारंटी देती हूँ अगर इस प्रोडक्ट को आग लगी तो मेरे पास ले आना, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। इसका मतलब कंपनी लायबिलिटी अराइज कर रही है अपनी। ठीक है, कंपनी ने प्रोविजन क्रिएट करनी होती है फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। अंदाज़ा लगाना, तुक्का लगाती है कंपनी कि कितने होपफुली पिछले साल गारंटी में लोग आए थे, वो उस तरह अंदाज़ा लगा के प्रोविजन बना के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन चार्ज करती है। या इसकी टाइम ऑफ लायबिलिटी, यानी कि एक कंपनी के ऊपर केस आ गया कि इसने एनवायरनमेंट को गंदा किया, ख़राब किया, कंपनी को जुर्माने का नोटिस भी आ गया कि तुमने एनवायरनमेंट गंदा किया, ख़राब किया, तुम्हारे केमिकल की वजह से ख़राब हो गया, तो ये लो 5 लाख रुपए जमा करवा दो। कंपनी ने ये केस कर दिया अदालत में और केस चल रहा है। अब ये लायबिलिटी है लेकिन टाइम नहीं पता कि कब पे करनी है, माफ़ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो इसके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करती है। एक और किस्म होती है लायबिलिटी की, जिसको कहते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जिनके चांसेस पेमेंट के बहुत रिमोट होते हैं। रिमोट का वर्ड यूज़ किया है, जो आज हमारे टॉपिक में है कि कंटीजेंट लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ जो कि लायबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं लेकिन इनके चांसेस बहुत दूर के हैं, बहुत कम कम चांसेस हैं कि ये हमारी लायबिलिटी बनेगी। जैसे कस्टमर ने एनबीएफसी के ऊपर केस कर दिया, एनबीएफसी ने
सारे कवानीन को भी माना हुआ है, एनबीएफसी बिल्कुल शफाफ तरीके से चली है, फिर भी कस्टमर ने केस कर दिया। और उस केस के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, एनबीएफसी का वकील इसको कहता है 10% चांसेस हैं कि ये केस हम हार जाएंगे और 90% चांसेस हैं हम केस जीत जाएंगे। तो ऐसी लाइबिलिटी को बोला जाता है कंटीजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो है लेकिन इसके चांसेस बड़े रिमोट हैं, दूर के हैं। तो आज हमारे टॉपिक में है कि एनबीएफसी की ऐसी लाइबिलिटीज कितने परसेंट होनी चाहिए, कंटीजेंट लाइबिलिटीज कितनी होनी चाहिए। मुझे तो लगता है मैं अकाउंटिंग ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, आज अकाउंटिंग का बड़ा इसमें चक्कर आना है हमारे पास। लिमिट ऑन एग्रीगेट लाइबिलिटीज ऑफ द एनबीएफसी, क्योंकि यार एनबीएफसी जो है इसके पास लोगों का या तो पैसा जमा है ना, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, लोग इसमें पैसे दे रहे हैं, है ना, या इन्वेस्टमेंट टेकिंग एनबीएफसी, लोगों का पैसा जमा कर रही है और आगे जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है ना। तो इनकी अपनी एनबीएफसीज की लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए। लाइबिलिटी को चेक करने के लिए देखो, अगर किसी पर्सन के ऊपर कर्जा ज़्यादा हो जाता है ना, वो अपनी जगह छोड़ के भाग जाता है, हाँ या ना, भाग जाता है। तो एनबीएफसी को कंट्रोल किया गया कि एनबीएफसी तेरी लाइबिलिटीज कितनी होनी चाहिए, सुन ले। लिमिट ऑन एग्रीगेट लाइबिलिटीज ऑफ एनबीएफसी। एग्रीगेट लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज जिसमें करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और एक्सक्लूडिंग, उसने कह दिया कंटीजेंट लाइबिलिटीज। परवीएंस की भी बात आ गई इसमें, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और परवीएंस वगैरह जो भी है उनकी भी बात आ गई कि एग्रीगेट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग द कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। कहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो एनबीएफसी लेती है ना, ये भी लाइबिलिटी होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, जैसे कार एक दी है इसने लीज पे और सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया कि जब ये लीज सेटल होगी तो सिक्योरिटी वापस कर देंगे। या लोन दिया है किसी को एनबीएफसी ने और उससे उसका सोना छीन के रख लिया है कि जब ये लोन सेटल होगा तो तुम इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो लोन, ये सोना वापस कर देंगे। कहता है ये भी एक लाइबिलिटी है, लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा। एग्रीगेट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग द कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स of non-deposit taking NBFCs shall not exceed the 10 times of its activity equity। यानी कि एनबीएफसी जिसका उसने कैपिटल बताया था, मोटे मोटे कैपिटल बताए हैं पीछे, है ना, 100 मिलियन, 100 मिलियन उसने कैपिटल की लिमिट लगाई थी। उसने कहा इसकी एग्रीगेटेड लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग करंट लाइबिलिटीज एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी भी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। कहाँ से, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स बोले तो 100,000 मिलियन से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, यानी कि इक्विटी का 10 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी ऐसी लाइबिलिटीज जो अभी तुम्हारे उस्ताद ने बताया ना, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, ये देखो एनबीएफसी ने सारा काम किया फिर भी केस हो गया। वकील कह रहा है 10% के चांसेस हैं हम हार जाएंगे, ठीक है, लेकिन 90% के बाद हमारे पास श्योरिटी है, ये देखो लीगल कार्रवाइयाँ सारी मंजूर हैं हमारे पास, तो 90% चांसेस है हम जीत जाएं। ये होती हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज जिनके चांसेस रिमोट है। उन्होंने कहा क्रेडिट रेटिंग, मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाई थी कि अगर एनबीएफसी की क्रेडिट रेटिंग AA- या अबव है तो इसकी कंटीजेंट लाइबिलिटी कभी भी एक्सीड नहीं होनी चाहिए 2 टाइम्स ऑफ इक्विटी। अगर एनबीएफसी उसकी क्रेडिट रेटिंग, और याद करो यार, क्रेडिट रेटिंग एनबीएफसी ने करवानी है पैकरा से, और पैकरा ने क्रेडिट रेटिंग हर कंपनी की इशू करता है, जो जो कंपनी इसके पास सब्सक्राइब करती है और जिसको लॉ बोल देता है, जिसको लॉ बोल देता है तुमने रेटिंग करवानी। तो कहता है कंटीजेंट लायबिलिटी सुनो, अगर तुम्हारी रेटिंग आई है ना AA- की, तो यहाँ इससे अबव की तुम्हारी रेटिंग है, तो कभी भी कंटीजेंट लायबिलिटीज जो हैं 2 टाइम्स ऑफ इक्विटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर क्रेडिट रेटिंग जो है -A से लेकर +A के दरमियान है, तो ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, ये जो चांसेस हैं केस हारने के और लाइबिलिटी अराइज होने के, वो 1.5 टाइम से
एक्सीड नहीं होने चाहिए। और इसी तरह अगर एनबीएफसी ट्रिपल बी रेटिंग की है तो उसके ऊपर 0.5 टाइम ऑफ इक्विटी है। ट्रिपल बी से नीचे कभी नहीं जाने देगा इसको। अगर ट्रिपल बी से रेटिंग नीचे गई तो इसका मतलब एनबीएफसी को खतरा है, कमीशन इसको पकड़ लेगा कि इसकी क्रेडिट वर्थ नहीं है। उसके बाद ये जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ की लिमिट है ना, इन रेगुलेशन के ऊपर नहीं लगती, इन ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं लगती। अच्छा, अब एनबीएफसी ना दो किस्म के फंड इशू करती है अवाम को। एक होते हैं फंडेड फाइनेंस और एक होते हैं नॉन फंडेड फाइनेंस। फंडेड फाइनेंस कौन से होते हैं? ऐसे फाइनेंसेस जिनके अगेंस्ट हमने पैसा लिया होता है। जैसे हाँ, तुम्हें एग्जांपल बताऊं, जैसे गाड़ी लीज पे लेना, उसमें 25% पैसा हमारा है और 75% पैसा एनबीएफसी का है। इसको बोलते हैं फंडेड फंडेड फाइनेंस। हाँ, लोन भी फंडेड फाइनेंस हुआ, ठीक है। नॉन फंडेड फाइनेंस क्या होता है? नॉन फंडेड फाइनेंस ऐसा कि ऐसा लोन, ऐसी सर्विसेज देना जिसके एंगेस्ट कोई फंड ना राइज करना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कंटीजेंट लाइबिलिटी वाली जो हमने प्रोविजन ऊपर लगाई है ना, फॉलोइंग शैल नॉट कंस्टिट्यूट द कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। कंटीजेंट लाइबिलिटीज नहीं बनती इस केस में, जैसे नॉन फंडेड बेस्ड फाइनेंस टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय द लिक्विड एसेट। देखो, कंटीजेंट लाइबिलिटी है ना कि कस्टमर जो है फंडेड फाइनेंस है या नॉन फंडेड फाइनेंस है, चांसेस हैं कि ये जो फाइनेंस है, चांसेस हैं ये जो फाइनेंस है ना, नो नो फुलफिलमेंट हो इसकी, तो हो सकता है लाइबिलिटी राइज हो जाए। तो लॉ ने कहा नॉन फंडेड बेस्ड फाइनेंस के ऊपर ये कंटीजेंट लाइबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं लगेगा। या नॉन फंडेड बेस्ड फाइनेंस वेयर द पेमेंट इज गारंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेटेड डबल ए बाय अ क्रेडिट एजेंसी रजिस्टर्ड बाय द कमीशन। फिर कहता है ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज उस फाइनेंस के ऊपर भी नहीं लगेंगी, उस फाइनेंस के ऊपर भी नहीं लगेंगी जो कि गारंटी किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ऐसी कंपनी की तरफ से जो कि कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है और ट्रिपल ए डबल ए रेटिंग है। And claim other than those related to the provisions of finance funded or non-funded to the NBFCs constitute where the probability of conversion these claims into liabilities। फिर कहता है एनबीएफसी के पास फंडेड फाइनेंस और नॉन फंडेड फाइनेंस है और इनके क्लेम की लाइबिलिटी बहुत रिमोट है और उसके ऊपर ऑडिटर ने भी रिव्यू दिया है कि ये जो फाइनेंसेस हैं इनके ऊपर एनबीएफसी की लाइबिलिटी जो है बहुत रिमोट है। तो ये था लिमिट ऑन एग्रीगेट लाइबिलिटीज़ के इसने अपनी लाइबिलिटी जो है ना इसके ऊपर लिमिट रखनी है। रिटर्न जो क्वेश्चन होता है ना, तो ये मैं लिखवा लेता हूँ बच्चे से, क्योंकि रिटर्न में अगर पास पेपर देखा जाए ना तो रिटर्न में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनबीएफसी 2008 की रेगुलेशन के मुताबिक कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ में क्या नहीं शामिल। तो ये रिटर्न एग्जाम में ये आ चुका है। क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड, फिर देखो एनबीएफसी को कह दिया गया कि तुमने सारे पैसे जो है अपने मेंबर्स में तकसीम नहीं कर देने। आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट बचेगा ना वो एक फंड में, पैसे एक फंड में डालते जाना। जैसे ये एक एनबीएफसी है यार, एनबीएफसी ये पाकिस्तान में काम कर रही है, इसका कैपिटल है 100 मिलियन, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कह लो कि कितना होना है 50 मिलियन, ठीक है। 50 मिलियन इसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स करवाया। इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे क्योंकि टैक्स भी तो पे करना है ना हमने। और कंपनीज कितना टैक्स पे कर रही होती हैं आजकल? कितना रेट है कंपनीज का? चलो 30% लगा लो, 30% लगा लो, 30% लगा लो, 30% लगाते हैं तो 30% लगाएं तो 15 मिलियन का टैक्स दे दिया, तो बाकी बच गया 45 मिलियन। सुन लो मेरी बात, कहता है जी तुमने एनबीएफसी कान खोल के तुम सुन लो कि जब भी तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ना
तो तुमने सारा प्रॉफिट अपने मेंबर्स को नहीं देना, तुमने एक बोरी क्रिएट करनी है, तुमने एक थैले में पैसे डालने हैं जिसको हम बोलेंगे स्पेशल रिजर्व। तुमने इस बोरी में कितने पैसे डाला करने हैं? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का 20%। 20% है, 25% है, देखने दो मुझे एक बार। हाँ 20% है। 20% पैसे इस बोरी में डालते जाने हैं और तब तक डालते जाने हैं जब तक ये बोरी के पैसे इसके बराबर ना हो जाए, जब तक ये बोरी फुल भर ना जाए। सही है, जब तक इसमें चंदा कितना इकट्ठा ना हो जाए, अप टू द पेड अप कैपिटल। अच्छा, अगर इसमें पैसे डालने हैं हर साल 20% ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट और इनको छेड़ना नहीं, हाथ नहीं लगाना, और ये बराबर हो जाते हैं पेड अप कैपिटल के, फिर इसके बाद क्या रुक जाएं? लॉ ने कहा कभी भी नहीं, खबरदार खबरदार अगर तुम रुके। इसके बाद अगर इस बोरी में कहता तुम्हारे पास बोरी फुल हो गई है ना, 100 मिलियन है, तो इसके बाद हर साल तुम क्या करोगे? हर साल फिर अगले आने वाले सालों में जब ये पेड अप कैपिटल के बराबर हो जाएगा, अगले आने वाले सालों में तुम आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का अगले आने वाले सालों में 5% हिस्सा लाजमी ऐड किया करोगे। ठीक है, अब ये देखो 5% हिस्सा भी इसमें ऐड होना शुरू हो गया। अब ये देखो चावलों की बोरी फुल भर गई है ना, ये देखो 100 मिलियन से ऊपर एक्सीड कर गई है। अब क्या करें? अब कहता जी ऐसी बोरी में से ना तुम बोनस शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन याद रखना इस लिमिट के नीचे नहीं जाना। ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, इसमें से तुम बोनस शेयर इशू कर सकते हो, और बोनस शेयर इशू करने के बाद फिर तुमने अगेन स्टार्ट हो जाना 5% इसमें डालना। देखो यार यही लिखा हुआ है, मैं ये बातें अपनी तरफ से नहीं बताई। क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड, रेगुलेशन नंबर 16, deposit taking lending NBFC shall create a reserve wherein at least 20% of after-tax profit of NBFC shall be credited till the time that the reserve fund equals to the amount of paid-up capital of the NBFC. And thereafter, और इसके बाद जब ये अमाउंट बराबर हो जाएगी पेड अप कैपिटल के, जब ये अमाउंट बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी पेड अप कैपिटल के, a sum not less than the 5% of its आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स शैल बी क्रेडिटेड टू द रिजर्व फंड। देखा वही बात हुई ना, अब ये बात जल्दी हजम हो जाएगी तुम्हें। पेंटिंग का बड़ा शौक है मुझे, लेकिन पेंटिंग नहीं करनी आती। इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर में बी मेड फ्रॉम द रिजर्व फंड। इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर जो है रिजर्व फंड से इशू किए जा सकते हैं आफ्टर अप्रोप्रिएशन मेड अंडर रेगुलेशन नंबर 16। कहता है आप अप्रोप्रिएशन मेड करें अंडर रेगुलेशन, और 16 अभी तो तुमने पढ़ी है मुझसे। कहता है आप पहले अप्रोप्रिएशन क्या होती है? प्रॉफिट के हिस्से करना। कहता है आप पहले प्रॉफिट के हिस्से कर ले, फिर बाद में बोनस शेयर इशू करना, तो प्रॉफिट के ऐसे ही हिस्से टोटे करना। फिर उसके बाद हो एवर एनबीएफसी शैल ट्रांसफर फर्दर अमाउंट टू द रिजर्व फंड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 16। तो कहता है इस सेक्शन को हमेशा तुमने कंप्लाई करना है, और फर्दर अमाउंट बोनस शेयर अगर इशू करने हैं ना तो इसमें फर्दर अमाउंट रखनी है। और ये मैंने तुम्हें बता दिया कि बोनस शेयर जो है कहाँ से इशू किए जा सकते हैं और कितने तक इशू किए जा सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया रिजर्व इसने रख लिया। ये रिजर्व क्यों रखवाया जाता है यार? एक बैंकिंग कंपनी भी ना, तुम लोगों को पता हो, शायद शायद तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो कि बैंक भी रिजर्व रखवाते हैं स्टेट बैंक के पास, कि कल कला को अगर बैंक भाग जाता है ना तो स्टेट बैंक के पास सिक्योरिटी होती है आवाम को देने के लिए। तो इसी तरह इसको कह दिया गया कि तुमने भी ये रिजर्व अपने पास रखना है, कि कल कला को अगर कोई फेलियर हुआ तो एनबीएफसी से रिजर्व से पैसे निकाल के आवाम को दे सकता है कमीशन।
इसी तरह मैक्सिमम एक्सपोयर ऑफ एनबीएफसी। एक्सपोयर क्या होता है? एनबीएफसी किस मार्केट में कितना फंड लगा सकती है, ठीक है, किस बंदे के ऊपर कितनी सर्विसेज निछावर कर सकती है, ठीक है। जैसे आप बैंक के पास जाते हो ना, भागे भागे उनको कहते हो कि मैंने ना गाड़ी लीज करवानी है, तो बैंक कहता है "हाँ, अच्छा सर जी, गाड़ी जो है हम लीज कर देते हैं, सो बिस्मिल्लाह सुबहान अल्लाह, आपकी आपके लिए तो बैंक है, आपका ही बैंक है। अब बैंक वाले आपसे पूछते हैं कौन सी गाड़ी, आप कहते हैं स्विक गाड़ी, वो तो बड़े खुश होते हैं, लुडियाँ मचाते हैं पूरे बैंक वाले, वो स्विक का कस्टमर आ गया। फिर वो आपसे पूछते हैं अच्छा सर जी, स्विक की ये प्राइसेस हैं, फिर आप कहते हो यार मैं ना स्विक 1999 मॉडल की बात कर रहा हूँ। फिर वो आपको कहते हैं सॉरी ये हमारे एक्सपोयर में नहीं है, निकल जाए यहाँ से, जो चाय भी रखी होती है वो भी छीन लेते हैं। इसी तरह एनबीएफसी को भी कह दिया कि तुमने अपनी सर्विसेज किन किन लोगों पे निछावर करनी है और कहाँ कहाँ पे निछावर करनी है, इसको कहते हैं एक्सपोयर। अच्छा जी, टोटल एक्सपोयर ऑफ एनबीएफसी टू अ सिंगल पर्सन, एक पर्सन के ऊपर अपनी कितनी सर्विसेज निछावर करेगा वो बताने लगे। और यहाँ ग्रुप ऑफ पर्सन्स के ऊपर अपनी कितनी सर्विसेज निछावर करेगा। एनबीएफसी याद रखो बैंक से मिलता जुलता काम है ना, लोन भी दे सकता है, गाड़ियां भी लेके दे सकता है, तो कितने परसेंट की ये एक पर्सन के ऊपर अपनी सर्विसेज निछावर करेगा। टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर टू अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन के ऊपर कितने पैसे लगा सकता है ये एनबीएफसी। अगर एक पर्सन इससे लोन लेने आ जाए, फंडेड लोन या नॉन फंडेड, फंडेड का मैंने आपको बताया, फंडेड लोन ऐसा लोन होता है फंड दे के लोन मिलना, नॉन फंडेड लोन ऐसा लोन होता है बगैर किसी फंड के या सिक्योरिटी के लोन मिलना। टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपोयर, टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपोयर फंडेड एंड नॉन फंडेड बाय एनबीएफसी to a person shall not any time exceed the 20% of the equity of NBFC as disclosed by the latest financial statements। बात क्लियर हो गई। उसने कहा अगर कोई एक सिंगल पर्सन तुमसे लोन लेने आता है ना, लेट्स सपोज ये लोन की एप्लीकेशन आ गई एनबीएफसी के पास, एनबीएफसी लोन दे रही है, एनबीएफसी का कैपिटल, पेड अप कैपिटल है 100 मिलियन, ठीक है। और एक पर्सन, ये गंजा पर्सन आ गया इसके पास लोन लेने के लिए, और लोन की एप्लीकेशन इसने फुलफिल की, क्योंकि एनबीएफसी लोन तो देगी ना, हंस रही है एनबीएफसी, सूद खाएगी ना, इसीलिए तो बनी है एनबीएफसी, हंस रही है। तो लोन की एप्लीकेशन में अगर इसने लिखा है कि मुझे 50 मिलियन का आपसे लोन चाहिए, तो क्या ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी? नहीं अप्रूव होगी। रेगुलेशन 2008 के मुताबिक एनबीएफसी अपनी सर्विसेज इस गंजे के ऊपर निछावर नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसको बताया जाएगा सर हम आपको लोन दे सकते हैं लेकिन आप जो है ना बड़ी ऊंची हवा में उड़ रहे हैं। एनबीएफसी को कहा गया है 10 मिलियन ऑफ पेड अप कैपिटल, कितना है, हाँ 20% है ना, 20% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज़्यादा हम किसी एक सिंगल पर्सन को अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। आप लोन की एप्लीकेशन हमसे 20 मिलियन या इससे कम का लोन हम आपको दे सकते हैं, और लोन देने के बाद लाजमी बात है इन्होंने इंस्टॉलमेंट भी वापस लेनी है, सूद भी वापस लेना है। ओके, क्लियर हो गया ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एनबीएफसी किसी भी पर्सन को अगर लोन देगी तो 20% ऑफ इक्विटी से ज़्यादा का लोन नहीं देगी, एज डिस्क्लोज्ड बाय द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग फंड बेस्ड एक्सपोयर, फंड बेस्ड एक्सपोयर का मतलब होता है ऐसा लोन जिसके ऊपर हमने सिक्योरिटीज, हमने फंड लिया है। मैक्सिमम फंडेड बेस्ड एक्सपोयर जो है वो शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द इक्विटी ऑफ द एनबीएफसी, जो यानी कि एनबीएफसी का एक्सपोयर, एनबीएफसी की अगर 100 मिलियन की लिमिट है ना, तो इसमें 85% का एक्सपोयर है नॉन फंड बेस का, और 15% 15% जो है एक्सपोयर है फंडेड बेस्ड का। तो उन्होंने कहा सर्विसेज निछावर करते वक्त ये परसेंटेज देख लेना।
इसी तरह टोटल एक्सपोजर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सनस, अगर 3-4 पर्सन इकट्ठे मिलके आ जाएं एनबीएफसी के पास, यानी कि जैसे पार्टनरशिप आ गई, टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर फंडेड बेस्ड और नॉन फंडेड बेस्ड लोन का इकट्ठा by a NBFC to a group of persons shall not exceed the 25% of the paid up capital. इसी तरह maximum outstanding fund based exposure does not exceed the 20% of the equity of the NBFC. ठीक है, तो इन्होंने कहा द लिमिट prescribed above shall not applicable to the exposure taken by an NBFC in its own subsidiary out of its सरप्लस एक्टिविटी। कहता है ये लिमिट एनबीएफसी की सब्सिडरी के ऊपर नहीं अप्लाई होती, कि अगर एनबीएफसी अपनी सब्सिडरी को लोन देना चाहती है ना, तो ये वाली लिमिट इसके ऊपर नहीं अप्लाई होती, प्रोवाइडेड दैट एनबीएफसी के पास बहुत खुला पैसा पड़ा है, सरप्लस इक्विटी पड़ी है। ये हो गया एक्सपोयर। इसके बाद माइक्रो फाइनेंसिंग वाले, होती है ना माइक्रो फाइनेंसिंग वाली एनबीएफसी। In case of microfinancing, following exposure limits shall be applicable. पुअर पर्सन को कभी भी 5 लाख से ऊपर का हाउस लोन फाइनेंस नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 लाख फॉर जनरल लोन अदर देन हाउसिंग लोन, ठीक है, इधर स्पेल मिस्टेक है तो इसको ठीक कर लेना। ये एक्सपोयर लिमिट बताई गई है माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी की, कि एनबीएफसी 5 लाख से ऊपर का कभी भी एक गरीब बंदे को लोन नहीं देगी। अमीरों की तो क्या बात है ना। उसके बाद 2 लाख रुपए अदर देन हाउस फाइनेंसिंग के, कि अगर कोई लोन लेने आ गया गरीब बंदा तो उसको 2 लाख रुपए की लिमिट का कहता है लोन देना जनरल पर्पस के लिए। और माइक्रो इंटरप्राइजेज अगर आ जाए लोन लेने के लिए तो उनको 5 लाख तक की लिमिट है। तो छोटे कारोबारी हजरात अगर तुम्हारे पास आ जाए तो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी उनको 5 लाख तक की लिमिट का लोन जो है उसके ऊपर निछावर कर सकती है। फॉलोइंग वेटेज विल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लेसमेंट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर प्लेसमेंट करनी है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के को लोन वगैरह कोई प्लेस करना है, तो कहता है आप अपने एक्सपोयर को बढ़ा सकते हैं, जो पीछे एक्सपोयर बताया ना उसने 25%। और अगर ये आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देने जा रहे हैं तो कहता है डबल ए रेटिंग वाले को मजीद 10% की वेटेज मिल जाएगी। ट्रिपल ए वाले को 25% की और 1A वाले को 75% की वेटेज है। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, या कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हर बैंक पाकिस्तान में मेंटेन कर रहा है। और ये कार जो है इसका शॉर्ट एब्रीविएशन कार है, ये कार हर बैंक मेंटेन कर रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो से पता चलता है बैंक इंसॉल्वेंसी की तरफ तो नहीं जाने लगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कैसे फाइंड की जाती है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का फार्मूला होता है रिस्क अवेटेड एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। इसको बोलते हैं कार। रिस्क अवेटेड एसेट्स, इस कार के मुताबिक ना हर एसेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्क होता है। इस कार थ्योरी के मुताबिक कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट रिस्की होते हैं, उनके साथ परसेंटेज लगाई जाती है। जैसे लेट्स सपोज हम रिस्क अवेटेड एसेट्स निकालते हैं। एनबीएफसी के एसेट्स क्या हो सकते हैं? बिल्डिंग हो सकती है, इसकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, पब्लिक लोन हो सकते हैं। ये पब्लिक को लोन जो देती है ये भी तो इसकी इन्वेस्टमेंट है ना। चलो 3 ही काफ़ी हैं।
ठीक है, ये इसके एसेट्स हैं और इक्विटी क्या है इसकी, ये होगी 3 मिलियन, 4 मिलियन, 7 मिलियन। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मैं बना लूँ। अच्छा, ये होगी, लेट्स सपोज ये बैलेंस शीट है, तो ये 6 और ये 7 मिलियन की बैलेंस शीट बन गई। और इस साइड पे क्या होता है, एक तो इक्विटी होती है जिसमें आपके पेड अप कैपिटल, सरप्लस और रिजर्व वगैरह होते हैं, वो है। और ये लाइबिलिटीज़ है, और ये लाइबिलिटीज़ है। इक्विटी जो है, लेट्स सपोज रिजर्व वगैरह डाल के, पेड अप कैपिटल डाल डूल के, वो जो एक्टिविटी है, इक्विटी है, वो बन जाती है लेट्स सपोज 2 मिलियन की। और बाकी जो है 5 मिलियन की, इसकी अदर लाइबिलिटीज़ हैं, करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो ये 7 मिलियन का हो गया। अब कार क्या है, रिस्क अवेटेड एसेट्स। एसेट्स के ऊपर ना परसेंटेज गिवन है कि अगर ये फलां एसेट है ना, तो इसके ऊपर कितना रिस्क है, इसको कितने परसेंट आपने डाउन कर लेना है। जैसे इसको 10% डाउन करें तो ये 90% आ गया। इसको, ये इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर रिस्क है कि ये इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर रिस्क है इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। इसके ऊपर कितना रिस्क है, इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, लेट्स सपोज 40% का रिस्क है इसके ऊपर। तो इसका मतलब इसको भी कहते हैं जी 60% लें, अपने एसेट्स को कम कर लें रिस्क के हिसाब से। पब्लिक लोन, लोगों को सर्विसेज निछावर किए हैं, और पब्लिक लोन पता है ना, पब्लिक है, नस जाएगी। तो ये एसेट जो आप 4 मिलियन का शो करवा, 4,000 का शो करवा रहे हो, ये इतने का नहीं रहेगा, इसको चलो इतना कर लो, इसके ऊपर 60% रिस्क है कि अवाम भाग जाएगी। तो देखो, मैंने रिस्क के साथ अपने एसेट्स को इवेल्युएट किया पहले। रिस्क अवेटेड एसेट्स, मैंने अपने एसेट्स को अवेट किया। ऊपर वाला कितना आ गया, बिल्डिंग है ना, गिर सकती है ना, तो 900। फिर ये हो गया है ना, तो इनको जमा कर लिया जाएगा। 18, 28, 28 और लेट्स सपोज कितना आ गया यार, 28 2 37 आ गया, सही है, ये 37 आ गया, इतना आ गया। तो कहता है जी, रिस्क अवेटेड एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। रिस्क अवेटेड एसेट्स कितने निकले इस एनबीएफसी के, 37 इतने, डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी कितनी रखी थी, 2 मिलियन की। इक्विटी कितनी रखी थी, 2 मिलियन की। तो डिवाइडेड बाय 2 मिलियन, बताना कितना आया। ये 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, मल्टीप्लाई इसको करना 100 से, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको करेंगे 3700 डिवाइडेड बाय 2000, तो 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका जवाब इस केस में कितना आ रहा है, इस केस में कितना आ रहा है, 185, ठीक है। तो लॉ ने बोला, ये तो बड़ी परसेंटेज मैंने ऊंची बना दी ना, लॉ ने बोला कि रिस्क अवेटेड एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, इसको बोलते हैं कार, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कि कैपिटल के ऊपर कितनी जो है रिस्क अवेटेड इन्वेस्टमेंट की गई है। तो कहता है कभी भी तुम्हारी 8% से कम ना हो, कि इसका जवाब, इस परसेंटेज का जवाब ना कभी भी 8% से कम ना आए। लग गई समझ, ये है सारा चक्कर इसमें। A deposit taking NBFC shall be required to maintain a CAR of 8%। रिस्क अवेटेड एसेट्स जो हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 8% फॉर फर्स्ट 2 years, पहले 2 सालों के लिए इस रेशो का जवाब 8% से नीचे नहीं आना चाहिए। फॉर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दीज रेगुलेशन, और जब ये रेगुलेशन आई है ना, यानी कि 2008 से लेकर 2010 तक कहता तुम्हारी कार 8% से नीचे ना जाए। और देयर आफ्टर, इसके बाद
10% फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स एज पर द क्राइटेरिया गिवन बाय स्केजुअल नंबर, जो इसने स्केजुअल दिया होगा। ओके हो गया। उसके बाद एसेट्स लाइबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उन्होंने कहा आप अपने पास एक एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम रखें। इसके बाद एक्सपोजर लिमिट इन कैपिटल मार्केट्स, कि कैपिटल मार्केट्स में एनबीएफसी ने कितना इन्वेस्ट करना है, कितनी सर्विसेज, कितना पैसा निछावर करना है कैपिटल मार्केट के अंदर। एन एनबीएफसी एग्रीगेट एक्सपोजर इन लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर कितना एक्सपोजर है इसका, कितना स्प्रेड कर सकती है, कितनी जो है इन्वेस्टमेंट अपनी निछावर कर सकती है, कितना पैसा लगा सकती है। एंड स्प्रेड ट्रांजैक्शन, दो तरह की ट्रांजैक्शन उसने बताई, लिक्विड लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और प्लस स्प्रेड ट्रांजैक्शन। नीचे जाके बताएगा स्प्रेड ट्रांजैक्शन होती क्या है। कहता है स्प्रेड ट्रांजैक्शन में और लिक्विड कहता हूँ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर कितना पैसा तुमने निछावर करना है, shall not exceed the 50% of its equity, and this condition shall not applicable on non-deposit taking NBFC। जो एनबीएफसी डिपॉजिट टेक कर रही है ना, वहां से पैसा इकट्ठा कर रही है, ये कंडीशन उस एनबीएफसी के ऊपर है। कहता मैं उन एनबीएफसी को नहीं तंग कर रहा जो कि ये काम नहीं कर रही। सेपरेट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, एक कंपनी के शेयर उसी दिन बेचे और उसी दिन अगली कंपनी के शेयर खरीद लिए, इसको बोला जाता है सेपरेट ट्रांजैक्शन। सेपरेट ट्रांजैक्शन मीन सच ट्रांजैक्शन where shares of one company are purchased on one settlement date and simultaneously sold another settlement date, that will be considered as one transaction. An NBFC investment in equity security of any company shall not exceed 10% of the paid up capital of the investee company or 10% of its own company, whichever is less. NBFC जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही है इन इक्विटी सिक्योरिटीज किसी और कंपनी में, लिस्टेड कंपनी के अलावा, तो ये इन्वेस्टमेंट कितनी करेगी, 10% पेड अप कैपिटल करेगी अगली कंपनी का, या 10% अपनी कंपनी का कैपिटल। लेट्स सपोज नहीं समझ आ रही बात तो ना सही, अगली कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल है 1000 मिलियन और एनबीएफसी है, इसका अपना के पेड अप कैपिटल है 500 मिलियन। तो कहता जी कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहता पहले तो 10% मैक्सिमम एक्सपोजर, कितना पैसा लगाना है, इसका आता है 10% 100 मिलियन, इसका आता है 10% 50 मिलियन, विच एवर इज लोअर। अपनी इक्विटी का लोअर आया 50%, 50 मिलियन, कहता ये इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद द शेयर एक्वायर्ड इन एक्सेस ऑफ 10% लिमिट ड्यू टू underwriting commitments shall be sold off within within a period of 6 months from the date of acquisition of such share। देखा ना, मैंने कहा था ना एनबीएफसी बैंक जैसा काम करती है, बैंक भी ये काम करते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन कमाते हैं। मैंने अंडरराइटर को शायद मैंने डिफाइन किया हुआ है। अंडरराइटर कौन होते हैं, देखो अंडरराइटर कौन होते हैं, ये है कंपनी, शायद तुम लोगों को पता है, मैं मैसेज देख लूँ, मैसेज आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रही, अभी मैसेज आया कि ये कब का मैसेज है यार, आज तो आवाज़ आनी चाहिए, आज तो नेट भी अच्छा है, मैसेज करना यार, एक बंदा बस मैसेज कर दे, बम्बार ना मच जाए, आवाज़ आ रही है, बस सही है, आप अपना नेट भी चेक कर लें।
अच्छा, अंडर राइटर कौन होता है सुन लो। ये कंपनी है, ये अपनी कंपनी लॉन्च होने जा रही है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है कंपनी। ये कंपनी कह रही है मैं पाकिस्तान में फ़ंड इकट्ठा करने जा रही हूँ और हमारा ड्रीम है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम टेक्सटाइल मिल लगाने जा रहे हैं। अब टेक्सटाइल मिल लगाने के लिए इस कंपनी को 20 बिलियन का फ़ंड चाहिए। अब ये एक पब्लिक कंपनी है, इसने प्रोस्पेक्टस सब कुछ बनवा लिया, अब क्या अवाम 20 बिलियन जो है इसको दे देगी? तो यहाँ काम आ जाते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स कि चलो अगर अवाम ने शेयर सब्सक्राइब ना किए तो जो शेयर्स बच गए वो हम सब्सक्राइब कर लेंगे और वक्तन फ़वक्तन वो शेयर्स जो है अवाम को बेचते जाएंगे। इस अंडर राइटर का जो होता है ना कमीशन होता है, ये जितने शेयर सब्सक्राइब करता है ना, जितने शेयर्स की गारंटी देता है, वो बिक गए फिर भी इसने कमीशन लेना है, ना बिके वो अवाम में शेयर तो फिर भी इसने कमीशन भी ले लेना है और वो शेयर्स भी ले लेने हैं और बाद में शेयर्स जो है बेचता रहेगा। तो इसको कहा गया कि अगर एनबीएफसी ये बैंक जैसा काम कर रही है ना, अंडर राइटर बन रही है, गारंटी दे रही है किसी को कि चलो शाबाश तुम काम करो, कोई मसला नहीं, अगर अवाम ये शेयर सब्सक्राइब नहीं ना करेगी तो मैं कर लूँगी। तो कहता है शेयर एक्वायर्ड इन एक्सेस ऑफ 10% लिमिट। 10% लिमिट किसकी? अपनी इक्विटी की। शेयर सब्सक्राइब इन एक्सेस ऑफ 10% लिमिट ड्यू टू अंडर राइटिंग कमिटमेंट। और क्यों किए थे अंडर राइटिंग कमिटमेंट? कमीशन नजर आ रहा था। शैल बी सोल्ड ऑफ, उनको बेच दो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच शेयर्स। उसके बाद कहता है अबव रेस्ट्रिक्शन शैल नॉट एप्लीकेबल टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन एनबीएफसी इन इट्स ओन सब्सिडरी। ये जो ऊपर बातें की हैं कहता जी अप्लाई नहीं होती अपनी सब्सिडरी के ऊपर। एनबीएफसी की अगर कोई सब्सिडरी है उसमें ये बातें अप्लाई नहीं होती। एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, और जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की गई हैं आउट ऑफ द सरप्लस इक्विटी, आउट ऑफ द रिजर्व फंड्स, investment in equity securities shall be valued at cost of acquisition for the purpose of calculating the limit। कहता मार्केट वैल्यू ना कैलकुलेट करना, जब तुम ये 10% या 15% कैलकुलेट करोगे तो सिक्योरिटी जो है उसका 10% का मतलब है पेड अप वैल्यू का 10%। क्लीन प्लेसमेंट, लिमिट ऑन क्लीन प्लेसमेंट रेगुलेशन नंबर 18। जब भी एक एनबीएफसी क्लीन प्लेसमेंट करेगी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ तो इसके ऊपर रेगुलेशन आई कि क्लीन प्लेसमेंट जब भी करनी है तो तुमने एन एनबीएफसी शैल मेक क्लीन प्लेसमेंट ओनली विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद रेटेड एट ए नेगेटिव। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ तुमने क्लीन प्लेसमेंट करनी है जो कि ए रेटिंग वाले होंगे, ए माइनस रेटिंग वाले होंगे। इनसे नीचे तुमने क्लीन प्लेसमेंट नहीं करनी। उसके बाद उसके बाद बाय क्रेडिट रेटिंग ये हो गया। एग्रीगेटेड एक्सपोयर ऑफ डिपॉजिट टेकिंग शैल नॉट एक्सीड इट्स एक्टिविटी इक्विटी। क्लीन प्लेसमेंट मीन एक्सपोयर विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटी और कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। एक्सपोयर का मतलब कि अगर तुम किसी छोटे बिजनेस को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, क्लीन प्लेसमेंट का मतलब कि विदाउट टेकिंग सिक्योरिटी कोई प्लेसमेंट करने लगे हो, उसमें कोई फंड देने लगे हो, तो कहता है ये क्लीन प्लेसमेंट जो है तुमने ए माइनस से नीचे वाली कंपनीज में नहीं करनी। और क्लीन प्लेसमेंट का मतलब ये है कि फंड्स निछावर करना किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिससे तुम कोई सिक्योरिटी नहीं लोगे, कोई कलेट्रल्स नहीं लोगे। अजान हो रही है, 1 मिनट चुप करूंगा फिर इंशाल्लाह आज ये ख़त्म हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमिट ऑन अनसिक्योर्ड फाइनेंस। एनबीएफसी अनसिक्योर्ड फाइनेंस कितना देगी? एनबीएफसी में प्रोवाइड अनसिक्योर्ड फाइनेंस अप टू 2,200,000 rupee only to a single borrower. Aggregate unsecured finance shall not exceed the equity of the NBFC. Total unsecured finance shall not exceed 50% of the equity. आज तो परसेंटेज इतनी आई है, मैं तो खुद घूम गया हूँ। Total unsecured finance shall not exceed the 50% of the equity of the deposit taking NBFC, provided further that this regulation shall not applicable in case of non-banking microfinance company. क्लैरिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अच्छा, अब देखो यार, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर तुमने ना समझा तो तुम्हें समझ नहीं आनी। देखो क्या है ये। एक एनबीएफसी के ज़्यादातर एसेट्स कौन से होते हैं? एनबीएफसी के एसेट्स इसी के लिए तो बनी है, बिल्डिंग लेने के लिए तो नहीं ना बनी, ना फर्नीचर खरीदने के लिए बनी है ना। इसके एसेट्स कौन से होते हैं ज़्यादा? यार जिस काम के लिए बनी है, लोगों को लोन देगी और सूद खाएगी, है ना। लोगों को गाड़ियां रेंट पे देगी और रेंटल भी खाएगी, सूद भी खाएगी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या? कुछ लोग इससे लोन लेंगे, कुछ लोग इससे लोन लेंगे और भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। और ये जब लोन लेके भाग जाएंगे तो एनबीएफसी क्या करे? इसके ऊपर रेगुलेशन है कि एनबीएफसी एक तो इन एसेट्स के ऊपर प्रोविजंस क्रिएट करेगी, जैसे यार तुम करते हैं नहीं अकाउंटिंग में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि कितने परसेंट के चांसेस हैं कि आपके जो डेट्स हैं वो मारे जाएंगे, यानी अब आपको पैसा दिया हुआ है और वो वापस नहीं मिलेगा। ये होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद उन्होंने कहा एनबीएफसी नंबर 1 एक तो प्रोविजन क्रिएट किया करेगी, एक तो प्रोविजन क्रिएट किया करेगी। नंबर 2 जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो लोग इसका पैसा लेके भागे हुए हैं, उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिपोर्ट भी किया करेगी, रिपोर्ट किया करेगी। और हर साल हमें बताएगी कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में से रिकवरी कोई हो सकती है कि या नहीं हो सकती। वो फुली समझ आ गई होगी बात। ये रेगुलेशन इसके ऊपर। लैंडिंग एनबीएफसी, देखा ना, वही बात हुई ना, जो पैसा दे रही है। लैंडिंग एनबीएफसी शैल ऑब्जर्व द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स एसेट्स। लैंडिंग एनबीएफसी अपने एसेट्स को क्लासीफाई भी किया करेगी। एंड प्रोविजनिंग एज प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल, और उनकी प्रोविजन भी बनाया करेगी। इन एडिशन टू द टाइम बेस्ड क्राइटेरिया, और टाइम बेस्ड क्राइटेरिया भी बनाएगी। टाइम बेस्ड क्राइटेरिया का मतलब एक एसेट को ऐसे भी तकसीम किया करेगी अपने पास कि अच्छा कितने दिनों में फलां बंदे से पैसे आ जाने, कितने महीनों में इस बंदे से पैसे आ जाने, सारे एसेट्स को गिन के रखेगी। टाइम बेस्ड, इसको कहते हैं एजिंग, एजिंग एनालिसिस, शायद सुना हो तुमने अकाउंटिंग में। एनालिसिस ऑफ एजिंग एनालिसिस, कि कितने कितने दिनों से ये ड्यू है, ये चीज़ें भी गिन गिना के रखेगी अपने पास। अच्छा किधर गए हम? हाँ यहाँ थे। In addition to the time-based criteria provided इन द शेड्यूल 10, ये शेड्यूल 10 कोई नीचे दिया हुआ है रेगुलेशन 8 में, उसमें ये नॉन डिपॉजिट लैंडिंग जो एनबीएफसी है ना, ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगी, बताया करेगी कमीशन को। कमीशन को जब भी बताएगी, अपने एसेट्स को क्लासीफाई करेगी और उसके बाद प्रोविजन क्रिएट किया करेगी। इसके बाद जैसा कि शेड्यूल नंबर 10 में बताया गया है ना, वैसे एवेल्यूएशन करेगी टाइम बेस के हिसाब से, परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंसेस। अब समझ आ जानी चाहिए
परफॉर्मिंग फाइनेंसेस कौन से हैं? जो कर्जे दे रहे हैं वापस, जो पैसा दे रहे हैं वापस, सूद भी दे रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब जो भाग गए हैं, जो कहते हैं जाओ हमने पैसा नहीं देना। शैल बी मेड फॉर रिस्क असेसमेंट, उनकी रिस्क असेसमेंट होगी। एंड वेयर कंसिडर्ड नेसेसरी कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अफोरसेड टाइम बेस्ड क्राइटेरिया शैल बी फर्दर डाउनग्रेडेड। उसके बाद कहता है जी स्टेटस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रीशेड्यूल्ड एंड रीस्ट्रक्चर्ड नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंसेस। फिर कहता है नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स पड़े हुए हैं ना, उनके ऊपर हमें रीशेड्यूल और रीस्ट्रक्चर्ड, इसका मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट को एनबीएफसी ने नहीं छोड़ना। ये एनबीएफसी चुप करके कह नहीं देगी भाग गया जी हम क्या करें। वो कहता है जाओ इनके पीछे, पैसा वापस लो। और हमारा जो शेड्यूल नंबर 10 है ना, उसमें ये तुमने बताना है कि रीशेड्यूल कोई कमिटमेंट हुई है इस बंदे के साथ वापस। शायद कभी आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो एक्सीड की हो, पेमेंट ना दी हो, तो वो तो बैंकिंग कंपनी है ना, वो भी नहीं जान छोड़ती। उसके क्रेडिट कार्ड वाले कॉलें करते रहते हैं, सर अच्छा अब हमें ये बता दें पैसा कब देंगे, हम इस तारीख को आपको कॉल करेंगे, सर ये बता दें। वो कमिटमेंट फिर लेते हैं, रीशेड्यूलिंग लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनके ऊपर भी रिक्वायरमेंट है, इसी तरह इसके ऊपर रिक्वायरमेंट है। इसने कहता है जी क्लासिफिकेशन, फिर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना, उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन करनी है कि रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चर्ड कि दोबारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो कि मरने वाले एसेट्स हैं, उनको रीशेड्यूल किया गया। रीस्ट्रक्चर का मतलब कुछ पैसा मिला कि नहीं मिला। शैल बी चेंज्ड, कहता है फार्म में तुमने रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट शैल बी चेंज्ड only when the terms and condition of such finances are fully met for a period at least 6 months, when at least 20% of the outstanding amount, principal and markup is recovered in cash। कहता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका मतलब पता क्या हुआ? नॉन परफॉर्मिंग एसेट पड़ा हुआ था, तुमने फॉर्म 10 में बताया हुआ है कि इतने पैसे डूबे हुए हैं, लोग भाग गए हैं। तो कहता है तुमने फॉर्म में जो बताया था ना, फॉर्म 10 में कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसको रीशेड्यूल ना करना, उसको रीस्ट्रक्चर ना करना, जब तक तुम ये कमिटमेंट ना ले लो कि 6 महीने के अंदर इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का 20% मार्कअप प्लस प्रिंसिपल रिकवर ना कर लो, तब तक कहता तुम इसमें से नहीं निकालोगे। NBFC shall ensure that the status of classification and preventing of rescheduled or restructured non-performing asset is not changed in its report to the commission। कहता है NBFC फिर ये इंश्योर करे, पक्का इंश्योर करे कि जब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रिपोर्ट बना के देगी ना कमीशन को, तो ये क्लासिफिकेशन में से वो एसेट ना निकाले। merely due to rescheduling or restructuring of a finance and rescheduled or restructured finance shall be reported to the Credit Information Bureau as such as। अच्छा, CIB रिपोर्ट क्या होती है? CIB रिपोर्ट क्या होती है? NBFC को भी बता दिया। बैंक का कर्जा नहीं ना लेंगे। अच्छा, ये जो रेगुलेशन है पहले ये सुन लो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा NBFC जो है ना, ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, इनकी रिपोर्ट कमीशन को देगी और इनमें से कोई एसेट नहीं निकालेगी, कोई एसेट नहीं निकालेगी इस फैक्ट की बुनियाद पर कि जिन लोगों ने कर्जा लेके भागे हैं ना, उनकी रिपोर्ट इसने CIB में कर दी है। CIB रिपोर्ट जिसकी खराब हो जाए ना बंदे की, कोई बैंक उसको पाकिस्तान में कर्जा नहीं देता दोबारा। कहता है NBFC एक तो कमीशन को बताएगी कि कौन कौन से लोग पैसा लेके भाग गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, प्लस CIB रिपोर्ट क्लेम करवाएगी, इन बंदों की रिपोर्ट ख़राब करवाएगी। मेरी भी CIB है। मैं अगर किसी बैंक से कर्जा लेने जाता हूँ ना, तो बैंक बड़ा चालाक है, मुझे नहीं बताता, स्टेट बैंक के पास पहुँच जाता है कि ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, इसकी ज़रा देखें, CIB में इसका नाम है। अगर मेरा नाम नहीं ना होता फिर बैंक आगे चलता है। तो कहता है इस बुनियाद के ऊपर कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रिपोर्ट तुमने CIB में रख दी है, तुमने ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट कमीशन को बताने से बाज नहीं आ जाना, तुमने बताने हैं हर बार।
At the time of rescheduling, and restructuring, an NBFC shall consider, re-examine and record in detail the viability of the project and business, and shall accordingly obtain the revised business plan, latest CIB report, and endeavor to obtain additional security to protect its interest. फिर कहता है एट द टाइम ऑफ रीशेड्यूलिंग, कि इसको रीशेड्यूल करना है ना, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट को दोबारा रिकवर करना है, तो कहता है एनबीएफसी कंसिडर करेगी, एग्जामिन करेगी, बिजनेस रिकॉर्ड्स देखेगी, ठीक है, बिजनेस प्लान लेगी, वादे लेगी, सीआईबी रिपोर्ट भी कंसिडर करेगी और अपना प्रोटेक्ट इंटरेस्ट करेगी। लैंडिंग एनबीएफसी शैल टेक बेनिफिट ऑफ रिलाइज realizable value of the asset held as collateral against non-performing finances। फिर उसको हुक्म दे दिया गया कि एनबीएफसी, ये जो कर्जा तुमने दिया होगा किसी को, लाजमी बात है तुमने उनसे उनका सोना, उनकी ज़मीन, उनके कोई ना कोई जूते शूते कुछ तो रखे होंगे अपने पास एज अ कलेट्रल। तो कहता है तुम्हें इख्तियार दिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितने हैं उनको रिपोर्ट करने के बाद इनकी सिक्योरिटीज़ को हड़प कर जाओ। NBFC shall review An NBFC shall review at least on a quarterly basis the recovery of their finances portfolio and shall properly documented the evaluation so made। उसके बाद कह दिया the external auditors as the part of annual audit of the NBFC। एक्सटर्नल ऑडिटर को कह दिया जब तुम ऑडिट करने आओगे ना NBFC का, shall verify that all requirements under these regulations or any other circular issued by the Commission for the classification of assets and determination of premiums required against them have been complied with। ओके, थक गया मैं, अब तुम्हारे क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। और माइक्रो फाइनेंस कितना ये है, खुद खुद पढ़ लेना यार, अब मैं थक गया हूँ, बोल बोल के ही थक गया हूँ। अब तुम्हारे क्वेश्चन की तरफ आ जाऊँ। देखो उसने कहा था ना कि तुमने शेयर जो एक्वायर किए 10%, जब भी तुमने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, ये देखो उसने कहा था जब भी तुमने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है ना किसी कंपनी में, तो 10% कैलकुलेट करना, एक तो अपना, और एक उस कंपनी का, विच एवर इज लोअर, उतनी इन्वेस्टमेंट कर देना। हाँ, बाज़ दफ़ा तुम कमिटमेंट कर लेते हो कि मेरी तो लिमिट है 50 मिलियन की, लेकिन अंडर राइटिंग कमीशन मिलेगा, तुम्हें इस चीज़ का लालच है, तुम 80 मिलियन के शेयर्स जो है ना उनकी गारंटी दे देते हो अंडर राइटिंग कमीशन लेने के लिए। तो इसके लिए उसने कहा कि 10% से ऊपर के शेयर्स जो होंगे ना विद इन 6 मंथ बेच देना, निकाल देना अपने में से। तो ये बताया उसने। इससे नीचे वाला पॉइंट, हाँ इससे नीचे वाला ही मैंने बता दिया कि ऊपर तो बताया ना कि 10% की इन्वेस्टमेंट करना, और ऐसे शेयर्स जो कि तुम, अब अंडर राइटर क्या है, एक अंदाज़ा है ना कि अगर पब्लिक ने ना सब्सक्राइब किया तो मैं करूँगा, पब्लिक सब्सक्राइब करे या ना करे उसको तो कमीशन मिल जाना है। फिर कहता अगर तुमने ज़्यादा लिमिट के ले लिए और सिर्फ इस अंडर राइटिंग कमीशन की वजह से तुम्हें लालच आया, तुमने लिमिट से एक्सीड जाके इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, तो वो 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देना। सेपरेट ट्रांजैक्शन क्या है? सेपरेट ट्रांजैक्शन का मतलब एक एक जो है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, उसको एक सेटलमेंट डेट पे सेटल करके उसी दिन दूसरी कोई ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वेस्ट कर देना, स्प्रेड करना। अच्छा, रेगुलेशन 25 में रीशेड्यूल रीस्ट्रक्चर वाला पॉइंट किधर है? रीशेड्यूल का मतलब होता है कि तुमने अच्छा सा टाइम लिमिट ले लिया कि इतनी टाइम के अंदर, और रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है कुछ पैसा ले लिया तो उसमें रीस्ट्रक्चरिंग आई है। इसका कौन सा पॉइंट?
कौन सा पॉइंट कह रही हो हिना? और रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग जो है ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, वो कहता है तुमने चेंज नहीं करनी जब तक 25% 20% का पैसा रिकवर ना कर लिया। और तुमने CIBB जो रिपोर्ट है वो भी क्रिएट करवानी है। CIB में क्लेम करना किसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को, उसका मतलब ये नहीं कि तुम कमीशन को इनकी रिपोर्ट नहीं दिया करोगे। हो गया। वो कुछ नहीं होता, मुश्किल कोई चीज़ नहीं, बस सुनना ही है। फिर हमने पेपर देना है, पेपर भी वैसे देना है जैसे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। कार, कार क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कि आपने अपने कैपिटल के ऊपर कितना रिस्क क्रिएट किया हुआ है। कार किधर गई? किधर गई कार? मिल ही नहीं रहा मुझे। हाँ ये है। कार का मतलब होता है अपने एसेट्स को NBFC रिस्क के ज़रिए इवेल्युएट करेगी, हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क। और वो रिस्क की परसेंटेज दी हुई है शेड्यूल नंबर 9A में, कि हर एसेट के ऊपर उन्होंने रिस्क की परसेंटेज दी है। मसलन अगर तुम्हारा एसेट है ना 1000 का, तो रिस्क उस कैटेगरी में है तकरीबन 40% का। इसका मतलब तुम अपने एसेट को एवेल्यूएट करो रिस्क के ऊपर, तुम्हारा एसेट फिर बच जाएगा 60% का। 40% का तो रिस्क है ना, 40% का तो रिस्क है ना। कहता रिस्क के ज़रिए अपने एसेट्स को इवेल्यूएट करो और डिवाइड करो इक्विटी के ऊपर, डिवाइड करो इक्विटी के ऊपर। और ये रेशो जो है कहता 8% से कम नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन शेड्यूल ए। और किसका क्वेश्चन है बता दिया। हीरा मैंने शायद ये पॉइंट बता दिया है रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग वाला, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसे लोग जो तुमसे कर्जा लेके भाग गए, ऐसे लोग जो तुमसे गाड़ियां फाइनेंस करवा के लेके भाग गए, उनका क्या करना है? एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। The board of directors of deposit-taking NBFC shall approve a policy for effective monitoring of NBFC's assets and liabilities. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी ऐसी एनबीएफसी जो कि आवाम से पैसा ले रही है, उसके एसेट्स और उसकी लाइबिलिटीज को मैनेज करने के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज बनाएंगे। एंड लाइबिलिटीज प्रोफाइल फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? कोई बंदा हमसे पैसा मांगने आ गया, हमारे पास पैसा है ही नहीं, ठीक है, वो कहता है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज को मैनेज करने के लिए प्रॉपर पॉलिसीज बनाए, सारी पॉलिसीज बनाए कि कल कलाम को अगर कोई पैसा मांगने आ गया, जैसे बैंक है यार, कभी उसने इनकार किया तुम उससे पैसा मांगने जाते हो, उसने तमाम लोगों के पैसे नहीं रखे होते, उसने वो तमाम लोगों से पैसा इकट्ठा करके आगे इन्वेस्ट किया होता है। अगर सब लोग बैंक से पैसा मांगने चले जाएंगे ना तो बैंक भाग जाएगा। हाँ चंद लोग ही जाते हैं, उसने उसकी पॉलिसी बनाई हुई है कि इतने % पैसा हम रखेंगे, बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे, और बैंक को पता है। इसी तरह इसको कह दिया गया कि आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि अपने एसेट्स
और लाइबिलिटीज़ को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकें और इस रिस्क से बचें जो कि मिसमैच है रनिंग टोटल इन मेच्योरिटी ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी अक्रॉस ऑल द टाइम ब्रैकेट बाय द एस्टैब्लिश इंटरनल प्रूडेंशियल लिमिट्स। प्रूडेंशियल लिमिट्स एसबीपी इशू करता है, हर बैंक को वो दी जाती हैं कि आपने कितना रिजर्व अपने पास रखना है। इसी तरह इसको कह दिया कि आपके जो प्रूडेंशियल लिमिट्स होंगी ना उनको मेंटेन करें। और क्या बता दिया, ये रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल है। जब ये रेगुलेशन सारी कंप्लीट हो जाएंगी ना तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कौन से उठाने हैं तुमने, बस समझने हैं। फंडेड नॉन फंडेड, फंडेड ऐसा ऐसा फंड इशू करना, ऐसा लोन इशू करना जिसके अगेंस्ट आपने सिक्योरिटीज ली हैं, उसको कहते हैं फंड बेस्ड लोन। और नॉन फंडेड का मतलब ऐसा लोन इशू करना जिसके अगेंस्ट आप कोई फंड वगैरह या सिक्योरिटी वगैरह नहीं लेते। सर बैंक ICIL रिपोर्ट को देखते हैं या CIB रिपोर्ट भी देखते हैं, वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी रिपोर्ट भी देखते हैं। शायद कोई आप में से बैंक में है तो CIB रिपोर्ट ख़राब हो जाती है उस बंदे की जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है नहीं देता, या गाड़ी की कर्जे नहीं देता, या लोन वापस नहीं करता, सबसे पहला इम्पैक्ट आता है उसकी CIB रिपोर्ट ख़राब करती है। एक्सप्लोयर को होपफुली मैंने डिफाइन कर दिया और एग्जांपल भी बता दी, ये भी बता दिया, ये भी हो गया, ठीक है वैसा भी बता दिया, तो होपफुली हो गया ख़त्म ये। लेकिन इस सबको याद नहीं करना, इसको अंडरस्टैंड कर लो, क्या याद करना है क्या छोड़ना है। डिफरेंस बिटवीन अनसिक्योर्ड एंड नॉट नॉन फंडेड। अनसिक्योर्ड और नॉन फंडेड, अनसिक्योर्ड का तो यही मतलब है ना, आपने कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं ली, और नॉन फंडेड का भी यही है कि आपने विदाउट कोई फंड लिए बगैर, कोई 25% डाउन पेमेंट लिए बगैर आपने ये फंड इशू किया गया। अनसिक्योर का मतलब है आपने इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं ली। फंडेड का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना LC, LC शायद तुमने सुना हो, LC फुली फंडेड। फुली फंडेड का मतलब ये कि आपने ये सर्विसेज दी हैं लेकिन क्लाइंट से पहले सब सारा डिपॉजिट ले लिया, फुली फंडेड। या आप कहते हो LC पार्शली फंडेड, तो मतलब 25% अभी पैसा लिया है और बाकी अभी पैसा नहीं लिया, सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब कि इसके अगेंस्ट कोई कोलेट्रल नहीं लिया तुमने। ठीक हो गया। अकाउंटिंग एज वेल, नहीं मैं अकाउंटिंग नहीं पढ़ाता, मैं टैक्स और ये पढ़ाता हूँ बस। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो है हम कोई अच्छी सी सीरीज स्टार्ट करेंगे।